Bismillahirrahmanirrahim. Started from the name of Allah, who is the most merciful and the mighty, who created me, you, and all of the universe at the glyphs of the eye. मेरा नाम है फसीउल्लाह और आज जो हमें पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हम स्टाइकोमेट्री, जिसका नाम है स्टाइकोमेट्री, जो के बुक में स्टाइकोमेट्री के नाम से मौसूम है, जबकि अदर फेडरल बुक में और पंजाब बुक में इसको नाम दिया गया है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड एनालिसिस। यहाँ पर हम स्टाइकोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसका इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्टाइकोमेट्री। हम पहले स्टाइकोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि स्टाइकोमेट्री असल में है क्या। स्टाइकोमेट्री जो हमारे पास है, स्टाइकोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजामिन 1792 में बेंजामिन ने इसका वर्ड को कॉइन किया, इसके वर्ड को इस्तेमाल किया बेंजामिन ने 1792 में। स्टाइकोमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, टू ग्रीक वर्ड से बना है। फर्स्ट, इस वर्ड के फर्स्ट पार्ट को हम स्टिकियोस कहते हैं। स्टिकियोस एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मतलब है एलिमेंट, जबकि दूसरा पोर्शन इस वर्ड का मीट्रॉन है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है मेजरमेंट। सो ये इस वर्ड की टर्मिनोलॉजी हुई। आइए हम देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन को हम कैसे बनाएं। इसकी डिफिनीशन, स्टाइकोमेट्री की डिफिनीशंस को हम बनाते हैं द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो होता है, केमिकल रिएक्शंस में एक हमारे पास प्रोडक्ट होता है और एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास लेफ्ट साइड में होगा, जो कि हमारे पास अभी इस एग्जांपल में A+B है, इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और C+D को हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस में जो चीज़ें यूज़ होगी उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ें हमारे पास बनेंगे उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। सो इस केमिकल रिएक्शन में हमें अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड हो, अगर हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर हो, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट, इन दोनों की मेजरमेंट के लिए हम स्टाइकोमेट्री की हेल्प लेते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि इसमें क्या है। स्टाइकोमेट्री की हम एक मिसाल जिक्र करते हैं। हम Ng को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो इज़ अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन भी इज़ अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जबकि प्रोडक्ट हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, रिक्वायर्ड सब्सटेंस है। ये हमारे पास यूज होते हैं। द यूजेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस विच इज यूज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जबकि द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन इन विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस इज नोन एज प्रोडक्ट। इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आइए पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। हम पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो आइए केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा डिफाइन करते हैं। केमिकल रिएक्शन ये रिएक्शन का साइन है। केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? केमिकल रिएक्शंस को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द breakdown of old bond and the formation of new bond। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस है जिसमें हम ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं और ओल्ड बॉन्ड की हम तोड़ फोड़ करते हैं और हम न्यू बॉन्ड बनाते हैं। इसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, हमारे पास एक
और Cl है, इसका मतलब है Cl2, और एक H+HH है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये बनाते हैं हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बांड था, ये क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बांड था जो कि ओल्ड बांड था। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बांड था जो कि एक ओल्ड बांड था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर न वो क्लोरीन क्लोरीन वाला बांड है, न वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला बांड है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वाला बांड है। यहाँ पर ये बांड नॉन पोलर था, नॉन पोलर। यहाँ पर ये बांड जो है ये पोलर बांड है, पोलर बांड, और पोलर कोवेलेंट बांड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बांड हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बांड हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हुआ। इस प्रोसेस को जो हम ओल्ड बांड को ब्रेक करते हैं और न्यू बांड को फॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो इसकी अमाउंट, इस रिएक्टेंट्स, इसकी अमाउंट को जब हम मैयर करेंगे तो हम स्टोइकोमेट्री में इसको मैयर करेंगे। आइए देखते हैं स्टोइकोमेट्री कुछ लॉस पे बेस करती है। स्टोइकोमेट्री जो है वो कुछ लॉस पे बेस करती है, जिस लॉस को हम कलेक्टिवली कहते हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब है इंग्लिश में एग्रीगेशंस और जमा होना। कॉम्बिनेशन का मतलब है जमा होना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास 2-3 लॉज है। नंबर 1 को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरे को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जबकि चौथे को हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आइए बारी बारी हम इन 4 लॉज को पढ़ते हैं कि इन 4 लॉज में हमें क्या बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास एक बेसिक लॉ है। स्टोइकोमेट्री इन 4 लॉज पे बेस्ड है। स्टोइकोमेट्री जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो हमारे पास पायोनियर है, ये स्टोइकोमेट्री के लिए बहुत अहम है। लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम डिफाइन करेंगे। किस तरह डिफाइन करेंगे? आइए डिफाइन करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हमारे पास मतलब होता है द मास नीदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द यूनिवर्स। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि मास जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया है वो हमेशा के लिए एक ख़ास मकदार में होगा। हम मास को नहीं पैदा भी नहीं कर सकते और इन मास को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक, आइंस्टाइन और मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक हम इसको बना भी सकते हैं, पैदा भी कर सकते हैं और इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। जिसको हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे, जो मास को हम पैदा कर सकते हैं वो है
पेयर ऑफ इनहिलेशंस एंड पेयर प्रोडक्शन, पेयर इनहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन को ये कंजर्वेशन ऑफ मास से बालातर है, इसको वायलेट नहीं करते। तो आइए हम समझते हैं कि स्टाइकोमेट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है हम मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम केमिकल रिएक्शन लेंगे, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि हम मैग्नीशियम ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसको हम मिला लेते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगर हमारे पास मैग्नीशियम की यहाँ पर 1 मोल ले लेते हैं और ऑक्सीजन की 1 मोल ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम की हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो x एटॉमिक नंबर है लेट सपोज, और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है वो y एटॉमिक नंबर है। हम यहाँ पर जो मास यूज करते हैं रिएक्टेंट में वो है हमारे पास x प्लस y, जबकि प्रोडक्ट की साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पर मैग्नीशियम की जो मास है वो x है और ऑक्सीजन की मास है वो y है। अगर हम दोनों अतराफ को देखें तो यहाँ पर भी मास एक्स वाई है, यहाँ पर भी मास एक्स वाई है, तो मास पैदा भी नहीं हुआ और डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, बल्कि रिएक्टेंट से बल्कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की मास से वो मास कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड को। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उम्मीद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। अगर हम यहाँ पर इस तरह करें कि हम एक मोल मैग्नीशियम ले ले और 1 मोल ऑक्सीजन ले ले और यहाँ पर 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे। यहाँ पर मैं बनाता हूँ 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे तो हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वैलिड नहीं करता। क्यों नहीं करता? यहाँ पर हमारे पास x मोल ऑफ मैग्नीशियम है, y मोल ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 2xy मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वैलिड नहीं करते। यहाँ पर मास xy है, यहाँ पर मास x प्लस वाई होल 2 है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड नहीं करता। आइए दूसरे लॉ को हम पढ़ते हैं। दूसरे लॉ में हमें कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ दूसरे लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की, जैसे कि इस नाम से वाज़ी है कि लॉ ऑफ डेफिनेट, डेफिनेट मतलब खास, प्रोपोर्शन मतलब तकसीम, यानी एक ख़ास मेयार में, एक ख़ास मिकदार में हमारे पास इस सब्सटेंस होंगे। इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर compound, and a particular compound, the ratio of masses, the ratio of masses of the substances, the ratio by mass of a substances, by mass of a substances are always same। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहेंगे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमने डिफिनीशन में लिखा, ये हमारे पास डिफिनीशन है। इसकी डिफिनीशन में हमने लिखा इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, एक खास कंपाउंड में, पर्टिकुलर मतलब खास, एक खास कंपाउंड में हमारे पास जो सब्सटेंसेस होंगे उसकी मास को जब हम रेशो लेंगे तो वो हर वो सब्सटेंस अगर कहीं से भी वो सब्सटेंस ले ले उसकी मास वाली रेशो, उस सब्सटेंस की मास वाली रेशो हमारे पास सेम होगी। लेट्स सपोज हम इस वाटर को कंसिडर करेंगे। वाटर में हमारे पास ये हाइड्रोजन की मास जो है वो 2 है, जबकि ऑक्सीजन की मास 16 है। इसकी रेशो आती है 1:8। टोटल हमारे पास होता है 9। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन होती है 1/9, जबकि ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन होता है 1/9।
इस लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर वाटर हम किसी भी जगह से ले ले, किसी तरीके से भी बनाए, अगर वो प्योर वाटर है तो इसमें इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन की जो मास की रेशो है वो 1:8 ही हमेशा रहेंगी। अगर इन वाटर को हम लेक से ले ले, इसको हम रेन से ले ले, इसको हम जिधर से चाहे जिधर से भी ले लें, लेकिन इसमें हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो मास है वो हमेशा सेम रहेंगी। उम्मीद है आपको ये दो लॉज और स्टोइकोमेट्री की इंट्रोडक्शंस पसंद आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।